प्रॉब्लम क्या है, ये काम रामवीर जी को करना है, उनको बैठ जाना चाहिए वहां। जो इधर के एमपी साहब हैं, उन वो इलेक्शन कैंपेन के लिए इधर आ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। हर आदमी को इतना नाराजगी है, स्पेशली हमारे मेंबर पार्लियामेंट से, कि इन्होंने इतनी कमिटमेंट की, तो अब कहते हैं कि मैंने तो ऊपर कह दिया, अब ऊपर का फैसला है। भाई, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ही करने वाले हो, बात बहुत क्लियर है, का बात कुछ है भी नहीं, तो तुम्हारे पास जरूरत होनी चाहिए, वहां जाकर खड़े हो जाओ, धरना दे दो। नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा यदि ये नहीं होगा तो। यदि नहीं करते हो तो खमियाजा भुगतो। जनता में तो देखिए रोष है, जनता तो दिखा नहीं रही है, इनको भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला यदि नहीं करते। देखिए, एक तो हमारा बीजेपी सरकार को एक नम्र निवेदन है कि एक जनता की आवाज है, 26 साल के बाद आप सरकार बनाने जा रहे हैं, भू माफिया के दबाव को छोड़कर जो लोगों का अधिकार है उनको दिया जाए, सारी की सारी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ आज 69 वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमन अग्रवाल जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, रमन जी के जरिए आज एक कॉलोनी के लेटर हेड पर एक विषय को साझा किया गया है और 2 पन्ने का ये विषय क्रम है। विषय क्रम में बहुत कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, और रमन जी के बारे में इस विषय को लेकर डिस्कशन करेंगे। टाइटल है और सब्जेक्ट लाइन जिसको कहते हैं, दिल्ली की 69 समृद्ध कॉलोनियों के डेवलपमेंट नॉर्म्स, अर्बन मिनिस्ट्री दोबारा बनाने का अनुरोध। यानी कि डेवलपमेंट नॉर्म्स क्या है और 69 समृद्ध कॉलोनियां कौन है, 69 कॉलोनियों के लिए ये डेवलपमेंट नॉर्म्स दोबारा से क्यों बनाए जाएं और इनको छोड़ा क्यों गया था, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से इनको बाहर क्यों रखा गया था। पहले उसी से ही शुरू करता हूं, इसके बाद ये नॉर्म्स के ऊपर दोबारा से बात करते हैं। सर, पहले जानकारी जुटाते हैं क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं है, ये मुद्दा लगातार कई वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। लगभग इस वीडियो को जो देखेंगे लगभग सभी अवगत हैं। पहले मेरे को ये बताएं आप कि क्या कारण, कहीं छूट तो नहीं रहा है, कुछ और तो हिडन चीज नहीं है कि भाई ये कॉलोनियों को इस प्रोसेस से हटाया क्यों गया। इस मुद्दे पे पहले देखिए, इसकी जो बैकग्राउंड है वो स्टार्ट होती 2008 से जी। 2008 में शीला दीक्षित जी ने मतलब कि दिल्ली का सर्वे कर 1797 कॉलोनीज को आइडेंटिफाई किया जिनको मालिकाना हक देना था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ को प्रोविजन सर्टिफिकेट भी दिए, लेकिन वो बात चलती चली गई। फिर 2015 में केजरीवाल जी की सरकार आ गई। केजरीवाल जी की जब सरकार आ गई तो डीडीए इनके अंडर था। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाई कोर्ट को एक एफिडेविट दिया, एक शपथ पत्र दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यदि एफलेंट कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया जाए। उसके बाद जो अर्बन मिनिस्ट्री थी, अर्बन मिनिस्ट्री ने उसके रिस्पांस में एक इनको लेटर दी कि जो एफलेंट है वो लोग होते हैं, कभी कॉलोनियां एफलेंट नहीं होती हैं, और जो एफलेंट लोग हैं दे कैन लिव इन एनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो ये बात यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद जो उस टाइम 36 या जितनी भी एफलेंट कॉलोनी की लिस्ट बनी थी, इन्होंने डिसॉल्व कर दी, सारी सारी नॉर्मल कर दी। फिर 2019 में जब इलेक्शन से पहले 2019 अक्टूबर में ये जो डीडे था 2018 में एलजी के अंडर आ गया था, अर्बन मिनिस्ट्री के। स्टेट से इसकी सारी पावर भी ड्रा कर ली गई। ये डिसीजन उसके बाद केंद्र सरकार अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर आने के बाद उन्होंने लेना था। 2019 अक्टूबर में एक रेगुलेशन लाया गया यही 1797 कॉलोनी को नियमित करने के लिए। इसको इन्होंने दो हिस्से में बांट दिया। एक 1731 कॉलोनी जिनको इन्होंने मालिकाना हक देने के लिए अलाउ कर दिया, और 69 कॉलोनी को इस रेगुलेशन में से 7B के अंदर मना कर दिया गया कि इनको मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। उसमें प्रैक्टिकली क्या था कि जो मास्टर प्लान है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कॉलोनी जो नई आएगी वो 20 फुट रोड से नीचे नहीं आ सकती। और ये जो टोटल 1797 कॉलोनी थी, इन्होंने गवर्नमेंट ने 1731 कॉलोनी सेपरेट उसको किए हैं जिसमें 20 फुट की रोड पॉसिबल नहीं थी। और 69 वो सेपरेट किए हैं जिसमें रोड्स बन सकती थी 20 की भी 30 की भी।
और जो 1731 थी, अब इनके लिए जो पॉलिसी है रेगुलर तो हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने इसके मालिकाना हक की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कानून ले आए। आज इन कॉलोनियों में जो प्रॉपर्टी है वो नियमित नहीं है और इसके अलावा कॉलोनी भी नियमित नहीं है, सिर्फ आपको मालिकाना हक कंफर्म किया जा रहा है। इस पॉलिसी के अनुसार ये सारी लैंड पूलिंग में जाएंगी और नए ढंग से सारी कॉलोनीज बनेंगी। आपको खाली मालिकाना हक, क्योंकि नई जगह में जब जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए, इतने यार्ड आपकी जगह है। नहीं वो तो है, मगर ये रजिस्ट्रेशन करके जनता का अगर इस तरीके से अगर मान लो उनके साथ होने क्या वाला है, मतलब अगर डीडीए उनको मालिकाना हक दे रही है, या मालिकाना हक यानी कि मालिक के नाम पर एक आपके पास पत्र रहेगा, प्रमाण पत्र के तौर पर पीएम उदय योजना में इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है मान लिया, अब उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, जनता को इसमें फायदा और नुकसान क्या होने वाला है, वो चीज भी एक बार अगर जानकारी। ऐसा जी, इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। एक इनकी एक रीजनरेशन स्कीम पब्लिश हुई है, उसके हिसाब से ब्लॉक वाइज एरिया को रीडेवलप किया जाएगा और उसके बीच में हाई राइज बिल्डिंग कर कर पार्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। वो इसके बाद सेकंड फेज है जो इसके बाद शुरू होने वाला है। तो इसमें प्रैक्टिकली जो दो हिस्से में बांटना है, एक है एज इट इज कॉलोनियां जो रोड प्रोवाइड कर सकती हैं उनको लिया गया है 69 में, और दूसरी तरफ वो कॉलोनियां जो रोड प्रोवाइड नहीं कर रही हैं उनको रीजनरेशन पॉलिसी के अंडर लिया गया है। तो अब चक्कर क्या है कि काफी कॉलोनियां ऐसी भी हैं लोगों ने 1731 में डलवा ली, और कई इधर लगभग जितनी कॉलोनी है इधर रोड 20 फीट की बन जाएगी, मैंने सब चेक कर लिया है। अब देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक इधर रंग पहाड़ी कर कर एक कॉलोनी है करीब 76 एकड़ की, रंगपुरी पहाड़ी, हाँ 76 एकड़ की है। वो 1731 में पास कर दी गई है। उसके अंदर खाली जनरेटर रूम, लाइट के छोटे छोटे रूम बने, बाकी सारी खाली। तो वो 1731 में इन्होंने क्लियर कर दी। अब जब सर्वे वाले आए तो उन्होंने, क्योंकि इसमें कंडीशन 2015 तक 50% बनी हुई होनी चाहिए, वहां तो कुछ बना नहीं, अब वो रोक दी गई उसकी रजिस्ट्रेशन। अब डीडीए के ऑफिसर्स अंडर हैंड 200 करोड़ मांग रहे हैं उस कॉलोनी को क्लियर करने के लिए। किसको मांग रहे हैं? उनसे मांग रहे हैं, कॉलोनी आपकी क्लियर कर देते हैं, हमें 200 करोड़ चाहिए। दिस इज द मतलब की जो बातचीत चल रही है। अब वो कौन कैसे देंगे क्या देंगे, वी डोंट नो एनीथिंग। तो मेरा दूसरी तरफ ये कहना है, जो 69 कॉलोनीज हैं जो उन्होंने निकाली हैं, जो ये जो रेगुलेशन 2019 है उसके अंदर 8 नंबर कॉलम में बड़ा क्लियर लिखा है कि ये जो 1797 कॉलोनीज हैं इनके डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाए जाएंगे। अब क्या है कि 2022 में 1731 के डेवलपमेंट नॉर्म बन गए मार्च 2022 में, लेकिन अभी तक जो 66 कॉलोनी बची हैं अभी तक इनके डेवलपमेंट नॉर्म्स आज तक ना बने हैं, ना कोशिश की गई, ना शुरू किया गया। इसके बाद क्या है कि कोर्ट के अंदर एक केस भी चल रहा है, उसका जो को एक सेकंड में बताता हूँ। चलिए, ये जो कोर्ट केस है शक्ति प्रसाद एंड अदर्स, ये कोर्ट केस है चल रहा है। हाँ, ये जो शक्ति प्रसाद एंड अदर्स का कोर्ट केस चल रहा है, इसकी सुनवाई चल रही है। इसमें अर्बन मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट दाखिल किया है कि जो एफलेंट कॉलोनीज हैं इनके डेवलपमेंट नॉर्म्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट नॉर्म्स बनने के बाद इनको भी एक रेगुलराइजेशन प्रोसेस में ले लिया जाएगा। अब इशू है कि ये 2022 में इन्होंने एफिडेविट दिया है जी, और आज क्या टाइम हो गया और किसी ने कोई काम आज तक किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, किसी को पता नहीं किधर नॉर्म्स है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। फिर इसके बाद अभी थर्ड स्टेज आ जाती मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान में बहुत क्लियर लिखा है कि ये जो कॉलोनियां हैं इनको लेआउट प्लान फाइनल करने के, डेवलपमेंट नॉर्म्स फाइनल करने के बाद इनको नियमित कर दिया जाएगा, ये लेआउट प्लान अप्लाई कर सकेंगे। अब इशू है कि मास्टर प्लान में भी लिखा है कोर्ट भी कह रही है, कोर्ट में ये एफिडेविट भी दे रहे हैं, और 2019 रेगुलेशन में भी लिखा है। जब हमने एक ये जो 2023 में हमने एक लेटर इनको डाली डीडीए को हमने कहा कि हमारे डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाए जाएं,
और जब हम हमारी लेटर जाती है तो वहां से रिप्लाई आता है, क्योंकि आपको सेक्शन 7B में संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया है, इसके कारण हम आपके डेवलपमेंट नॉर्म्स नहीं बना सकते जब तक 7B हटता नहीं। अब क्वेश्चन है कि एक तरफ आप कमिटमेंट कर रहे हो कि डेवलपमेंट नॉर्म्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक 7B डाल रखा है जिसके कारण आगे डेवलपमेंट नॉर्म्स बनते नहीं। डिपार्टमेंट कहता है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा, हाउ वी कैन मेक द डेवलपमेंट नॉर्म्स। कोर्ट का फिर जो कोर्ट केस का यहाँ पर रमन जी यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं, अभी ये समझ लेते हैं कि अगर ये सारी कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेंच है, इसके ठीक अगेंस्ट में यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा है। अब ये कोर्ट केस का फायदा और नुकसान का वो भी पता चले, कोर्ट केस का कुछ फायदा होगा भी या हो रहा है या क्या कुछ? देखिए, इसके अंदर आज की डेट में 5 कोर्ट केस चल रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। जो 5 चल रहे हैं, एक शक्ति प्रसाद एंड अदर्स सैनी फार्म के रेजिडेंट ने डाल रखा है, एक मिस्टर रमेश दुग्गड़ ने डाल रखा है, ऐसे ही एक पर्यावरण कॉम्प्लेक्स का है, एक डिफेंस का है और एक महिंद्रा क्लेम में डाल रखा है। लेकिन इसमें जो केस आगे बढ़े हैं वो 2 केस हैं, शक्ति प्रसाद एंड रमेश दुग्गड़ जी। प्रैक्टिकली आज जो गवर्नमेंट मजबूर हो रही है काम करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए, उसके बीच में बहुत बड़ा जो हाथ है, जो रमेश दुग्गड़ जी ने केस डाला है, उसके कारण हमें फेवर मिल रही है। उसमें कोर्ट ने बार बार ऑब्जर्वेशन दी है कि कोई एप्लेंट नहीं होता, जैसे बाकी कॉलोनियां करे, इनके भी चार्जेस बढ़ाकर इनको भी कर दो। तो वो मतलब कि बार बार जो है ना गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर रहा है कि ये काम होना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली पहले तो हमें ये लिख कर आता था कि आपको 7B से निकाला गया है, जिसके कारण आपकी कॉलोनी मतलब डेवलपमेंट नॉर्म्स नहीं बन रहे हैं। और अभी इन्होंने एक नया शुरू कर दिया, उन्होंने लिख कर देना, वो लिखने लगे क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट जजमेंट। कोर्ट तो बार बार डांट रही है आपको और आप तो वहां पेश ही नहीं हो रहे हैं, और चार चार मिस करते जा रहे हैं, सालों साल से जा ही नहीं रहे, जवाब ही कोई नहीं गवर्नमेंट के पास। और मतलब ये बहुत बड़ा एक अंधेरा है, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे। हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हिंट दिया गया है कि हम बहुत जल्दी कर देंगे, इसका कोई डिसीजन ना लीजिए, जजेस को ऐसे कुछ हिंट है। वो पांचों में मत डेट ही डलती है, वो उसको गुस्सा करते हैं, फिर अगली डेट डलती है। मान लिया सर, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको मानती है, कोर्ट भी इसको मानता है कि भाई ये होना चाहिए, कोर्ट कहते हैं और सरकार ये कहती है कि हम कर देंगे, या वो समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है या कुछ कमी है, इसको पूरा कर दिया जाए, यही है लगभग। मगर काम तो नहीं हो रहा है। मैं कुल मिला के 2024 तक ये 5 साल लगभग मुद्दा हो जाएगा, काम नहीं हो रहा है। मैं रमन जी से, अब चुनाव का माहौल है, चुनाव में कई सारे प्रत्याशी हैं और हर पार्टी से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी बीजेपी है, उसके भी कैंडिडेट आएंगे, कांग्रेस के भी कैंडिडेट आएंगे और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती हुई उनके कैंडिडेट भी आएंगे। सर इसमें, और अभी जैसे आप जंतर मंतर पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वहां से निकलने के बाद अब कैसा चल रहा है काम आपका, और अभी कॉलोनियों में कैसा है, लोग क्या कुछ सोचते हैं, आगे आप लोग क्या करेंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे? अब इस पे होना चाहिए बात, क्योंकि देखिए कोर्ट भी मान रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए, और गवर्नमेंट भी मान रही है कि कहीं ना कहीं कमी है, हम कर देंगे, मगर काम नहीं हो रहा है। सर अब मुख्य ये है कि अब क्या होगा? इसमें देखिए, ये जो कॉलोनियां हैं, खानपुर से लेकर ब्रिजवासन तक फैली हुई है, इसमें करीब 5 लाख लोग रहते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि हाफ ऑफ साउथ दिल्ली इसमें कवर होती है इस एरिया में। यदि सरकार इसको नहीं करती है, हम बार बार रामवीर जी से अभी मिले हैं, अभी रिसेंटली मतलब हम सबसे मिल रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, इवन हमने टाइम मांगा है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर से टाइम मांगा है, हमने अर्बन मिनिस्टर खट्टर जी से 69 कॉलोनी में टाइम मांगा है, होपफुली विल गेट एंड डिस्कस। तो लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत अंधेरा है। सबसे बड़ा अंधेरा क्या है कि जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, वो पेपर पढ़ने को तैयार ही नहीं, वो उसको समझ ही नहीं करना क्या है। देखिए, बहुत क्लियर है कि आपका जो रेगुलेशन है वो कहता है डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाए जाएं, कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दे रहे हैं कि हम बना देंगे, और तीसरा जो है, जो मास्टर प्लान में अंदर लिखा है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स के बाद लेआउट प्लान अप्लाई कर पाएंगे। बात है कि मास्टर प्लान ना बनने के पीछे एक ही दुविधा है, 7B। हम कह रहे हैं कि 7B को वहां से हटाओ, उसकी जगह ये लिख दो कि 1731 के डेवलपमेंट नॉर्म्स बन गए हैं,
इन कॉलोनी के जल्दी बना दिए जाएंगे। हम कुछ गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे, हम एक छोटी सी डिमांड कर रहे हैं, प्रक्रिया तो शुरू की जाए। देखिए, इन चुनावों में रामवीर जी ने गली गली जाकर एक ही बात कही थी कि ये 100 डेज गवर्नमेंट बनने के बाद ये कर दिए जाएंगे। अब क्या है कि हर आदमी उनका चेहरा देख रहा है, हर आदमी जवाब मांग रहा है कि क्या हुआ। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा था कि कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी, हमने कहा ये तो कहा था प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रक्रिया कैसे शुरू हो, आप जो बैरियर हटाओगे नहीं। और ये जो बैरियर हटाना है, ये कोई पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं होना है। ये जो इनकी अम, ये जो मीटिंग होती है, तो उसके अंदर वीकली मीटिंग होती है, उसके अंदर ये क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई इशू है ही नहीं। एक बहुत सिंपल बात है कि इसको यदि ये क्लियर नहीं करते हैं तो इसके पीछे मंशा क्या है। मतलब एक सोचने वाली बात है। इसके पीछे एक ही मंशा है कि भूमाफिया से मिलकर 5 लाख लोगों का शोषण, इसके अलावा कोई दूसरा आता नहीं। यदि 26 साल के बाद इन्होंने सरकार बनानी है तो लोगों को अधिकार दें, मालिकाना हक दें, और इनको फुल फ्लैश सपोर्ट मिलेगी और हैंड डाउन जीत जाएंगे। यदि इनको ये देखना है कि इनको लैंड माफिया प्यारे हैं या दिल्ली में 26 साल के बाद सरकार बनानी है, दे हैव टू डिसाइड इट। सर ने बहुत बड़ा पॉइंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती हुई बीजेपी के लिए खासकर है, और बीजेपी को प्रतिनिधित्व करते हुए रामवीर विदुड़ी जी यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के अभी मौजूदा सांसद हैं। उनके नेतृत्व में कई सारे जो प्रत्याशी अभी खासकर छतरपुर में कई सारे विधानसभा कवर हो रहे हैं, आएंगे। और 26 साल के बाद सरकार की बात रमन अग्रवाल जी कर रहे हैं कि अगर बनाने हैं, आपको करने हैं, आगे बढ़ना है और बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना है, तो फिर आपको इस मुद्दे को तो हल करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, बाहर और जितने भी पार्टी और हैं, इनका क्या असर होगा। मैं कुल मिला के अब फाइनल की ओर जाते हैं सर, अब इसका असर क्या होने वाला है। बहुत देखिए, करीब है सबसे। ऐसा है कि मतलब कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई एम कोटिंग दिस। मैं रामवीर जी को 3-4 दिन पहले मिला था। मिलने के दौरान वो भी कह रहे थे कि आपसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आपका अधिकार है जो आप कर रहे हो। बात है कि हमारे से अन्याय हुआ है और आप देख रहे हो अन्याय होते हो। यू आर एमपी ऑफ दिस एरिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपकी जरूरत नहीं है कि लोगों को उनका मालिकाना हक दिलवा पाओ। गली गली जाकर आपने कमिटमेंट की, सब कुछ को ये कह रहे हो आपसे बहुत अन्याय हुआ है, तो फिर छोड़ो ना। ये काहे के लिए आप एमपी बन गए, रिजाइन करो, नहीं कुछ कर सकते तो। अब बातों बातों में उन्होंने ये भी बात कही कि जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हुई है और जितना पैसा लैंड माफिया के पास गया है, उससे दिल्ली में चांदी की सड़कें बन सकती थी। उन्होंने कहा ये विडंबना है जो हो रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी एक कमी है। ब्यूरोक्रेसी इसमें कहाँ से आ गई। तो सीधा सीधा मैं तो कहूंगा ब्यूरोक्रेसी लेवल पे कोई मना कर देगा क्या, अधिकारी अधिकारी इसको या डीडीए मना कर देगी क्या। आज भी तो पीएम उदय के अंतर्गत आज एलजी साहब दौरा कर रहे हैं, हजारों संख्या में आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इतने जल्दी हो रहा है। सर ये आप भी गवाह है, ये 2 दिन की न्यूज है। 1731 कॉलोनी के आपने पटाख से आपने ऑर्डर पास किया कि भाई ये फटाफट कैंपेन करके इसको करो। धुआंधार तरीके से आज की खबर उठा लीजिए, कल देख लीजिए, पिछले 1 हफ्ते से इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और काम हो रहा है। अगर बचा है कोई हिस्सा तो 69 अनधिकृत कॉलोनी का एरिया बचा हुआ है। बाकी मालिकाना हक को किसी को तसल्ली तो मिली कि भाई हम मालिकाना हक प्राप्त करने जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के पीएम उदय पोर्टल में हमारा नाम आएगा। कल को कुछ भी गवर्नमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं हम ये कागज लेके खड़े हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं 1731 कॉलोनी के लोग आज की डेट में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप दस्तावेज के साथ सरकार 2024 में अगर रजिस्ट्रेशन हो रही है, मैं अभी पढ़ के आ रहा था, अभी कुल 6,000 प्लस कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मैं शायद कंफर्म नहीं हुआ आंकड़ा के साथ। बहरहाल जो हो रहा है वो अच्छा तो हो रहा है, मगर यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है। आज की डेट में इतनी सारी शिकायतें हैं। मगर रमन जी फिर ये जो आप गए वहां पर जंतर मंतर पर पीएम जी को बोल के आए, और यहाँ पर फिर भी पहले भी आपको कुछ निराशा प्राप्त हुआ था, या गवर्नमेंट जो कि आपके सांसद है जो एमपी हैं उन्होंने नहीं किया, तब जाके आपको जाना पड़ा वहां पर। जब आप रिटर्न आते हैं, पुनः मीटिंग करते हैं, फिर वही बातें सुनने के लिए मिलती है। कि मेरा मेरा इसमें एक जो मैं अंडरस्टैंड किया हूँ, मैं सबसे मिला हूँ और मिल रहा हूँ। एक तो हमारे नेताओं को रीजन नहीं पता कि ये क्यों छोड़ी गई।
नंबर 2, वो स्टडी करने को तैयार ही नहीं है, वो नीचे पेपर में जाने को तैयार ही नहीं है, बस ऊपर एक ही बात करे, कर दो कर दो कर दो कर दो, यही कह रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे अमित शाह जी से मिले हैं, उन्होंने वहाँ मुझे पेपर भी दिखाया कि इसके अंदर मैंने कहा कि इसे 1700 ये जो 69 कॉलोनी है इनको कर दिया जाए। मतलब बात है कि आप टू द पॉइंट खोलोगे नहीं बात की, क्या चाहते क्या हैं। बात सिंपल है कि कुछ भी नहीं चाहते हैं, जो आपने कानून बनाया है उसको क्यों रोक कर बैठे हो। 7B को हटाओ और इसकी प्रक्रिया शुरू क्या करो। उम्मीद है सर, अब क्या लग रहा है आपको, इंस्टीट्यूशन क्या अंदर से आ रहा है? देखो ऐसा है कि मेरी लगातार, आज भी मैं नाम नहीं लूंगा, जो कंटेंडर है आज भी जो प्रत्याशी आज भी मैं गया था, मीटिंग हुई है, वो अंदर से सारे वरीड हैं। मैं उनको बार बार एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 7B को हटाना है, आपने डेवलपमेंट नॉर्म्स को काम शुरू करवाना है, उसके लिए 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे। तो स्टार्ट द प्रोसेस ना। जैसे शाह जी ने कहा 26 तक कंप्लीट हो जाएंगी, 26 से पहले उन्होंने इसलिए कहा कि तब तक प्रोटेक्शन मिली हुई है, उससे पहले जनरली एक नरेशन होती तब पहले होंगी, तो तब जब शुरू करोगे, जब आपकी फाइल बंद पड़ी है, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, आपने एक 7B लगाया हुआ है और उसके काम हो नहीं रहा है, 7B को हटाइए, उसके बाद एक ये डेवलपमेंट नाम शुरू होंगे। सीधा सवाल मैं कह रहा हूँ, इसको कौन हटा सकता है, एक नाम बता दीजिए कि जो जिसके जरिए एकदम चाहे तो एकदम ये हट सकता है 7B। देखिए ऐसा है कि डिसीजन तो है अर्बन मिनिस्ट्री का, लेकिन उनको परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऊपर पीएम ऑफिस से। ये जो मुद्दा है पीएम ऑफिस से 5 मिनट के अंदर सुलझ सकता है, और उसके अंदर यदि मतलब प्रैक्टिकली है ही नहीं, अब इनको समझ नहीं आती कैसे पुट करें। अब पीएम ऑफिस से एक छोटा सा सिग्नल आ जाए कि इसको करेक्ट करो, इस एरर को करेक्ट, काम खत्म हो गया। देखिए गवर्नमेंट है नथिंग टू गिव यू, कुछ भी नहीं देना है, आज भी नहीं देना, कल भी नहीं, परसों भी नहीं देना है। इसमें इनको हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आने वाला है, और मैं दावे से कहता हूं कि अभी तक इनकी एक भी कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हुई है। ये सब कॉलोनियां सबसे पहले रेगुलाइज हो जाएंगी और गवर्नमेंट को एक अचीवमेंट सामने सामने आएगी, और ये बहुत जल्द करना चाहिए। टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, अभी समझिए कि 20-25 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, बाद में नहीं कर पाएंगे, और हमने सब जनता ने एक माइंड मेकअप कर लिया है इस बार कि कॉलोनियां नियमित नहीं तो वोट नहीं। और हमें लगता है कि जैसे आचार संहिता लग जाएगी, बड़े बड़े नेता फील्ड में आ जाएंगे, जी हम आपको कर देंगे। अब बात है कि इस बार हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, मतलब करने का टाइम अभी है 15 दिन में, और ये काम है ही नहीं, 2 दिन का काम है, वाई यू वेस्टिंग द टाइम। मतलब कि आप देखिए कि जब इधर ये अपना रामवीर जी, इन्होंने अपनी इलेक्शन पार्लियामेंट की कंपेन स्टार्ट की और सैनिक फार्म से उन्होंने शुरू की। सैनिक फार्म में पहली उनकी वर्डिंग क्या थी, इधर आने के बाद, मैं भगवान की सुगंध खाता हूँ, मैं बहुत सुगंध और भी उठाई, आई डोंट वांट टू से, कि मेरी अमित शाह जी से मीटिंग हुई है, मैंने उनको 7 पॉइंट बताए हैं, उसके अंदर आपकी कॉलोनी भी है, यदि दिल्ली जीतनी है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। इसका नहीं करते तो इनका मतलब जीतने का कोई इच्छा नहीं है, दिखावा जो भी करें। फिर तो एक सिंपल सी बात है कि लगाव आपको भू माफिया का है, जनता का कोई ख्याल नहीं। ये तो बहुत दुखद बात है, अगर इस तरीके से मानसिकता के साथ सभी लोग रहेंगे, और बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही निवेदन आवेदन हो चुका है। नमस्कार, प्रणाम, फूलमालाएं, मंच मंच पर बड़े बड़े वादे, और कुछ निर्दिष्ट काल के अंतर्गत ये कार्य को करना हो, सारी चीज। और हाल ही दिनों में नवंबर 10 तारीख को जंतर मंतर 69 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सभी लोग गए थे, और रमन अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये काम हुआ था। उम्मीद थी कि भाई मैसेज पहुंच जाएगा, मैसेज भी पहुंचा, मगर फिर जो डिले की बात कर रहे हैं, ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको सही नियत में सही बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, बीजेपी चाहती है कि इसको करना चाहती है, तो कर ले, नहीं तो फिर यही समझा जाएगा। रमन जी कह रहे हैं कि भाई जनता से कोई लगाव नहीं है, यहाँ पर भू माफियाओं के जरिए जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनियों में कंस्ट्रक्शन करके जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, शायद उसके लिए आप लोग तत्पर हो, जनता के लिए तत्पर नहीं हो।
मगर फिर भी सर जाते जाते खासकर आप अपने कॉलोनी के निवासियों के लिए मैसेज दें, क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपकी मांग है और समय अब ज्यादा नहीं है। जाते जाते जो आप अपने कॉलोनी वासियों को एक अच्छे ढंग से जो मैसेज दे सकते हैं। और पोस्ट जंतर मंतर अभी तक मुझे लग रहा है ये पहली मीटिंग है रमन जी के साथ। 10 तारीख के बाद आज 2-3 तारीख में मैं लगभग 15-20 दिन के ब्रेक के बाद इनके साथ मिल रहा हूँ। सर जो मैसेज आप अभी ऐसा रिसेंटली दे सकते हैं। ऐसा है कि वहां से आने के बाद सभी कॉलोनियों ने, उनकी आरडब्ल्यू ने अपनी अपनी कॉलोनी में होर्डिंग्स लगाई हैं कि चुनावों से पहले कॉलोनियां नियमित नहीं तो वोट नहीं। इवन उन्होंने घर घर में स्टिकर्स भी लगाए गए हैं। और यहाँ तक कि अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हो सकता है मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। अभी कैलाश गहलोत जी बीजेपी में शामिल हुए। वो पहले पालम से इधर मुजफ्फरगढ़ से जीते थे, इस बार कोशिश करें ब्रिजवासन के लिए। तो उन्होंने वहाँ जो हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं उनको, मनोज आर्य जी, टेलीफोन किया कि ऐसे मैं इधर एक सभा करना चाहता हूँ। तो कल ही हमारी मीटिंग थी। मनोज जी ने बताया कि सभा करिए लेकिन पहले इसको नियमित करवा कर आइए फिर करिए, उसके बिना क्या करेंगे, आने का मतलब ही नहीं। इसी तरह इधर और जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उन्होंने भी मदानगढ़ी में टेलीफोन किया आरडब्ल्यू के कि हम आना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, यदि काम कराओगे तो आप हैंड डाउन वैसे ही हजारों वोटों से जीते हुए हो, नहीं तो आओगे भी तो हारे हुए हो। क्या बात। तो मतलब उसमें बात बहुत सीधी है। मतलब जो इधर कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनको काफी बड़ी है। वो हर टाइम मुझे भी टेलीफोन कर, मेरे बाद 2 बार आ चुके हैं। मैं रामवीर जी से भी मिल चुका। प्रॉब्लम क्या है, ये काम रामवीर जी को करना है, उनको बैठ जाना चाहिए वहां। यदि ऐसे चुप कर कर ऊपर वालों ने सुना नहीं, वो जाते हैं कहते हैं, ऊपर वाले उनका चेहरा देखते हैं वापिस आ जाते अब मैं सर सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ ना कि वो चलिए आपने बात पहुंचा दी, सबको पता है उनको करना क्या चाहिए, आप मांग क्या रहे हैं। उनको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पीछे से दम दिखाएंगे लेके आएंगे तो उनके लिए फायदा है। सिंपल है सर। अब ये मैं चाहता हूँ कि आप अभी अपने जनता को संगठित करके आप जंतर मंतर तक हजारों संख्या में लोग लेके चले गए। अब चुनाव आ गया है, जैसे आपने बोला कि हर आरडब्ल्यू से इनको ना ही मिल रही है। भैया चुनाव से पहले अगर ये वादा ये काम नहीं करके आते हैं तो आने की जरूरत भी नहीं। अगर आप करके आते हैं तो आप जीते पड़े हैं, और नहीं करके आते हैं तो आप आएंगे भी, जीत नहीं पाएंगे। अब एक मैसेज मैं चाहता हूं कि अब करना क्या है, अब मुहिम क्या है। अब ये संबंधित कार्य जो है 69 एफ्लुएंट कॉलोनी से 7B हट के नए नियम आप जो मांग कर रहे हो कि भाई 7B हट जाए, हमें डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाने की इजाजत दी जाए, हम इसको दे प्रक्रिया शुरू करने की, उसके लिए क्या आप उनको मैसेज देंगे, क्या करेंगे अब। देखिए, एक तो हमारा बीजेपी सरकार को एक नम्र निवेदन है कि एक जनता की आवाज है, 26 साल के बाद आप सरकार बनाने जा रहे हैं, भू माफिया के दबाव को छोड़कर जो लोगों का अधिकार है उनको दिया जाए, सारी की सारी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये ये जो साउथ दिल्ली पूरी की पूरी आपके साथ, नहीं तो जो इधर के एमपी साहब हैं उन वो इलेक्शन कैंपेन के लिए इधर आ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। हर आदमी को इतना नाराजगी है, स्पेशली हमारे मेंबर पार्लियामेंट से, कि इन्होंने इतनी कमिटमेंट की तो अब कहते हैं कि मैंने तो ऊपर कह दिया, अब ऊपर का फैसला है। भाई तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ही करने वाले हो, बात बहुत क्लियर है, का बात कुछ है भी नहीं तो तुम्हारे पास जरूरत होनी चाहिए, वहां जाकर खड़े हो जाओ, धरना दे दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा यदि ये नहीं होगा तो। यदि नहीं करते हो तो खमियाजा भुगतो। जनता में तो देखिए रोष है, जनता तो दिखा नहीं रही है, इनको भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला यदि नहीं करते। रमन जी ने यहाँ पर सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दिया है। रिपोर्ट को जरूर देखें, बीजेपी के संबंधित अधिकारी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी को भेजें ताकि चुनाव से पहले ये एक मैसेज जाए। और 69 अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों से निवेदन है कि रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट रहिए। और रमन जी जिस तरीके से इस मुद्दे को लेके बहुत वर्षों से लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। अब आप लोगों के हाथ में, और कुछ चुनिंदा लोगों का नाम ले रहे हैं, उन्हीं के हाथ में है। कर देंगे तो उनका फायदा, आपका फायदा, सबका फायदा। तो उम्मीद है और हमारे जरिए यही निवेदन है सभी से कि आप लोग अपने मुद्दा, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए। और सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी से भी अनुरोध है
कि बहुत बड़ा मुद्दा है, 26 साल का चुनाव है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए हो सकती है। तो कृपा करके आप इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपको इस चुनावी मैदान में समस्या का समाधान के लिए कभी भी जूझना नहीं पड़ेगा। अगर आप दिल मन साफ करके इन लोगों के साथ लगेंगे, ये लोग पहले भी थे, आज भी हैं और जीते हुए आपको मानते हैं कि भाई आप ये काम करा लीजिए, जीत आप हासिल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को जरूर गहनता से इस विषय को आलोचना करेंगे, निष्कर्ष भी निकलेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट था। हमने ऊपर कहा है कि जो भी आप कमेटी बनाए डेवलपमेंट नॉर्म्स की, उसमें हमारे 69 से कुछ मेंबर जरूर लिए जाएं, क्योंकि वी नो व्हाट हैज टू बी डन। देखिए, जो 69 का मुद्दा है, इसको इन्होंने दो हिस्से में बांटना है। कुछ को इन्होंने 20 फुट की रोड में बांटना है, कुछ को 30 फुट की रोड में बांटना है। हमने ऑलरेडी सर्वे कर इनको दे दिया है कि ये 50% जो है 30 फुट में जाएंगी, तो 50% सर यही है ना कि वो पन्ना उठाए ना पढ़े ना देखे ना समझे ना, तो कहाँ से होगा? देखिए, तो जब भी बात होती है, ये तो बहुत टाइम लगे। जब शुरू ही नहीं करोगे, देखो ही नहीं करे, तो टाइम का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। एक इसके पीछे साजिश क्या है? मैं तो इसको बहुत बड़ी साजिश कहूंगा। यदि अभी भी नहीं करते हैं, तो काहे के मोदी जी और काहे का विश्वास। कम से कम मैं बताता हूँ, 5 साल में मैंने 100 लेटर मोदी जी को लिखी होगी, एक ही जवाब आता, आपको सेक्शन 7B से निकाला गया है। इससे ज्यादा हम दिल्ली में बैठकर, हमारे से अन्याय हो रहा है, हम बातें इंटरनेशनल कर रहे हैं, और शर्म की बात है ये जो भी हो रहा है। और ये उनको देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए। यदि उनको नीचे नजर ही कुछ नहीं आ रहा, तो फिर तो इसे विडंबना है। फिर देश का क्या होगा, मैं नहीं कुछ कह सकता। सही बात है। और दिल्ली भारत की राजधानी, यहाँ पर रह के कुछ छोटा सा एक हिस्सा रह गया है भाई, क्या मतलब इतना लंबा चौड़ा हिसाब भी नहीं है। थोड़ा अगर डेवलपमेंट नॉर्म्स, चार्जेस, बहुत सारे तरकीब है, ईमान और नियत होनी चाहिए आपको करने की। रास्ते तो बहुत हैं करने के लिए, ये मैं मानता हूँ। और रमन जी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, और चुनाव में शायद आप लोगों को और कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ दिख भी जाएगा जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब ये ना समझे कि बहुत सारे काम है, भद्र सज्जन लोग हैं, तो ये भाई एक अच्छा आंदोलन भी हो सकता है, अच्छा विरोध भी हो सकता है, एक पॉजिटिव वे में। नो रेगुलराइजेशन नो वोट, यानी कि समझ रहे हैं ना, वही वाला हिसाब है पहले का जो अंग्रेज शासन में हो रहा था कि भाई अहिंसा आंदोलन, उसी प्रकार से इन लोगों की एक इच्छा एक इसमें और भी हम डिसाइड करने जा रहे हैं। सपोज करिए, ये भू माफिया के दबाव में अभी भी इसकी प्रक्रिया को शुरू नहीं करते, तो हमने माइंड मेकअप किया है कि हम एक भी इंच इलेक्शंस के बाद कॉलोनियों में एंटर नहीं करने देंगे। तो उसमें क्या है कि एक तरफ ये गेम को भी हारेंगे, और दूसरी तरफ ये जो कमाई का साधन वो भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें, यानी कि एक तीर दो निशाना लगने वाला। मैं तो बड़े वाकिफ हूँ, और इसको हल्के में ना लिया जाए। रमन जी कह रहे हैं और ये हो जाएगा। और बहुत बड़े एरिया में जिस तरीके से अगर नियत यहाँ पे खराब होगी, नियत खराब करने वालों का कभी अच्छा नहीं होता है। आज नहीं होगा गलत, कल हो जाएगा। तो इसीलिए नियत साफ रखें, लोगों के साथ आए, इस मुद्दे को क्लियर करें। विनम्र अनुरोध है, जुड़े रहिए इस कड़ी में, और आपको अपडेट देंगे, रिपोर्ट देंगे। धुआंधार अभी चुनाव प्रचार के अंतर्गत तो धुआंधार तरीके से इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, और गली गली चौराहे पर आपको देखने के लिए भी मिलेगा। जुड़े रहिए, फिर अपडेट के साथ अवगत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।